आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम संकरण कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जब हम दो डिफरेंट आइटम्स को आपस में मिक्स कर देते हैं तो उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री में इस हाइब्रिडाइजेशन का अर्थ क्या हुआ है उसी को हमें समझना है। ये सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था पॉलिंग और कोरे। पॉलिंग द साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। The orbitals of the different energy and the shape combines to each other to form the new orbitals of the equivalent shape and the energy. This process is called as the hybridization. इसको आप समझिएगा। सबसे पहले मैं छोटी छोटी बातों से आप समझाता हूँ। जैसे हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर क्या है, एक ऑर्बिटल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं एस ऑर्बिटल है। और आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल कैसा होता है, वो एक स्फेरिकल होता है, शेप के अंदर होता है एस ऑर्बिटल। और इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि इसके पास में एक आ जाता है पी ऑर्बिटल। आप जानते हैं कि पी ऑर्बिटल है वो कैसे होते हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं डंबल शेप में होते हैं, ऐसे डंबल के समान दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ। ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये है पी ऑर्बिटल है। अभी एक एग्जाम्पल मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, उसी को आप ध्यान से समझेंगे तो जो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। एस और पी ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट होती है और हम ये कहेंगे कि एस और जो पी ऑर्बिटल है उनमें क्या क्या डिफरेंस है, इनके अंदर डिफरेंस किस में है, तो हम कहेंगे इसके शेप में डिफरेंस है और इसकी क्या है एनर्जी है उसमें डिफरेंस होता है। अगर ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मिल जाते हैं, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिल जाते हैं तो इनसे जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं वो कैसे होंगे, यहाँ पर देखिए मैं इसको बना देता हूँ। तो ये ऐसे ऐसे दो ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। अब ये जो नए बनने वाले ऑर्बिटल्स है इसमें आप क्या देख रहे हैं कि उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इनकी एनर्जी सेम हो जाती है और क्या हो जाता है कि इनकी जो शेप जो पहले डिफरेंट थी, अब इसका शेप भी कैसा हो गया है, सेम हो गया है। तो दो डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल्स को आपस में मिला देते हैं तो उससे नए समान ऊर्जा और समान आकृति के ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। संकरण का अर्थ क्या होता है, अगर हिंदी की बात करूं, संकरण का अर्थ होता है सम प्लस करण, दो चीज़ों को मिला करके समान कर देना संकरण कहलाता है। अब और चीज़ों को आप समझते हैं। अब हम ये कहें कि हाइब्रिडाइजेशन के रूल क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, तो सिंपल सी बात है कि जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जैसे अभी ऊपर जो मैंने आपको चीज़ समझाई है उसमें क्या था, उसमें था एक तो था एस ऑर्बिटल था, एक ही क्या था पी ऑर्बिटल था। इन दोनों के मिलने से कितने बने, दो ऑर्बिटल्स बन गए थे। ऐसे ही अगर आप समझें कि कोई ऐसा हाइब्रिडाइजेशन हो जिसमें एक एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे और उसके अंदर एक एस के साथ साथ में हम कह दें अगर दो पी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें, ऐसी कंडीशन में हमें पूछे कितने नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, हमें कुछ याद नहीं करना, केवल ये देख लो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं पार्टिसिपेट करने वाले। टोटल नंबर ऑर्बिटल है 3, तो नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन भी कितना होगा, 3 नए ऑर्बिटल ही बनेंगे। समझ गए बात को? तो यहाँ पर हमने कहा जितने ऑर्बिटल्स डिफरेंट शेप और एनर्जी के पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही संख्या में नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। और इन सभी बनने वाले, ये जो बनने वाले सभी जो ऑर्बिटल्स होते हैं इन सभी के अंदर क्या होगा, इनकी एनर्जी और इनकी शेप, इसकी एनर्जी हम कह दें और आप इसको देख पाएंगे इसकी शेप कैसे हो जाती है, सेम हो जाती है, सिमिलर हो जाती है, ये हाइब्रिडाइज हो चुके हैं।
ऐसे ही आपको ये कोई पूछे कि टाइप्स और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शब्दों को केवल समझते रहें, बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे आती रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर मैंने क्या कहा, अगर आपको क्या पूछ लें, अगर कोई पूछ ले कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसका आप डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ। संकरण कितने प्रकार का होता है, तो ये रटने की बात तो बिल्कुल है नहीं। जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट्स करते हैं वही उसका नाम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, अगर मैं ये कहूं कि एक हाइब्रिडाइजेशन है, उसका नाम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझना चाहिए कि इसमें क्या होगा। एक s ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है और 3 क्या है, p ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है। टोटल कितने ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेशन किया है, टोटल पार्टिसिपेशन हुआ 4 ऑर्बिटल्स का, इसलिए नए ऑर्बिटल क्या बनेंगे, 4 बनेंगे, और इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हुआ, sp3। सिमिलरली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मान लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp2, नाम खुद बता रहा है 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो नाम होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और टोटल 3 है, इसमें ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो नए बनने वाले ऑर्बिटल भी कितने होंगे, 3 होंगे। इसी तरीके से मैं और एग्जांपल लिख देता हूँ, sp हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा भी हम कह सकते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा भी हो सकता है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। इनके नाम में खुद में देख लें, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s पार्टिसिपेशन करेगा, एक p ने पार्टिसिपेट किया, टोटल कितने बन गए हैं, 2। सिमिलरली sp3d में 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल and 1d orbital, total of the orbitals that participate in the hybridization process, and these are the 5 number of the total number of orbitals. That's why new hybridized orbitals are formed, that is the 5. And in the sp3d hybridization, the 1s orbital and the 3p orbitals with hybridized with the 2d orbitals, a total number of 3, 2, 5 and 1, and the 6 orbitals are participating into the hybridization process that form the total number of 6 hybridized orbital. तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेशन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन का नाम हो जाता है। और कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे वो केवल काउंटिंग करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने पार्टिसिपेट करेंगे, समझ गए। और जितने भी ऑर्बिटल्स नए बनेंगे न्यूली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वो कैसे होंगे, सेम एनर्जी के होंगे और सेम क्या होगी, इसकी शेप हो गई। ये बातें अभी आपको ध्यान रखनी है। जब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे तो हमें कहें कि बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेशन करता है। जब कभी भी बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा ध्यान रखना है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओनली पार्टिसिपेट्स, है ना, ऑर्बिटल्स हैं ओनली पार्टिसिपेट्स इन द बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये बातें मैंने अभी आपको समझाई है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। रिलैक्स में सुनेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेक्स स्टेबल बॉन्ड्स देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या करेंगे, पास में आएंगे तो स्टेबल बॉन्डिंग बनाते हैं। और क्या लिखा है, देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रोजेक्टेड in a particular direction in space to reduce the repulsion among them। उनके बीच में जो रिपल्सन है उसको कम करने के लिए मैक्सिमम दूरी पर हो जाएंगे। इसको मैं पहले आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। अभी मान लेते हैं कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने कहा एक हाइब्रिडाइजेशन है sp2, डिटेलिंग आगे आ जाएगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि इसमें 1s ऑर्बिटल और 2 क्या करेंगे, p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। s ऑर्बिटल की शेप आप जानते हैं कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, और p जो होता है उसकी शेप कैसी होती है, डम्बल शेप्ड होती है। यहाँ पर ये मैं कह लेता हूँ ये है px है, और ये मान लेते हैं कि हम यहाँ पर कौन सा है,
पी वाई ऑर्बिटल्स है। ये तो टोटल नंबर ऑर्बिटल्स कितने पार्टिसिपेशन में गए हैं, तो हम कहेंगे टोटल 3 ऑर्बिटल्स है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इससे नए बनने वाले ऑर्बिटल्स का नंबर कितना होगा, वो भी क्या होंगे, 3 ही होंगे। कैसे होंगे, जैसे ये मान लेते हैं कि ये एक ऑर्बिटल हो गया, इसी प्रकार से ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये तीसरा ऑर्बिटल्स है। ये ऑर्बिटल्स कौन से हैं, तो हम ये कहेंगे ये हाइब्रिडाइज्ड है, इनका संकरण हो चुका है। आपको कैसे पता चला कि इनका संकरण हो चुका है, क्योंकि आप देख रहे हैं इनकी शेप कैसी हो गई है, सेम हो गई है, और एनर्जी सेम हो गई है। तो 3 हमारे पास में क्या बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हैं। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, ये बात मैं आपको बता रहा था। ये अपने आप को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे कर लेंगे। जैसे ये 3 है, तो 3 क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में 120 डिग्री की डिस्टेंस के ऊपर अपने आप को मैनेज कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। साथ साथ में इन फिगर्स को बनाने का जो तरीका है वो भी आपको सीखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इनको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं आपस में ये जुड़ गए हैं, और इसके बीच का अगर आप बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो ये कितना हो गया है, 120 डिग्री ईच हो गया है। ये इतनी दूरी पर क्यों हो गए, ताकि इनमें रिपल्सन है वह लिमिटेड हो जाए, इनमें किसी तरह का प्रतिकर्षण नहीं होना जाए, और उससे क्या होगा, स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी बात को तो हमने समझा है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रोजेक्टेड इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन इन स्पेस टू रिड्यूस द रिपल्सन अमंग देम, एंड द टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है उसी से उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में पता चल जाएगा। जैसे अभी मैंने जो आपको बना के बताया है कि ये था sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, यहाँ पर मैंने पहले नाम क्या लिखा है, एग्जाम्पल बताया, आगे डिटेल बताऊंगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है जो मैंने बताया ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इन्होंने कैसी ज्योमेट्री को ले लिया है, ये यहाँ पर प्लेनर ट्रायंगुलर है, ये एक ज्योमेट्री बन गई है। तो इसकी हम डिटेल को अभी आप समझते रहेंगे आगे। लिमिटेशन की बात करते हैं। द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल यानी कि आउटर सेल ओनली पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन, ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम है। जो आउटर मोस्ट सेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं केवल वही इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। दिस आर द लिमिटेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कमिंग, दैट इज द हाफ फिल्ड एंड द फुल फिल्ड, बोथ टाइप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। जो आधे भरे हुए हैं वो भी पार्टिसिपेशन में जाएंगे, और पूरे भरे हुए हैं वो भी पार्टिसिपेशन के अंदर जाएंगे, यह भी एक लिमिटेशन है। द ऑर्बिटल ऑफ द ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी कैन पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। हम कहते हैं कि जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेशन में जाएंगे उनकी एनर्जी में डिफरेंस होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जिनका डिफरेंस है वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएंगे। समझ गए बात को। तो किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी को आप कैसे पता करोगे, आपने कहा कि ऑर्बिटल्स ऑफ द ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी कैन पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन, तो हमें किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में कैसे पता चलेगा। यहाँ पर देखो, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। हम ऐसे लिखते थे 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ पर लिखा आपने 3p6, उसके बाद लिखा आपने 4s2, फिर क्या होगा 3d10 लिख दिया, और 4p6। इस क्रम में ये इलेक्ट्रॉन्स है वो भरे जाते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं आपके सामने। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्बिटल्स कौन सा आया, एक तो आया 1s, ये एक ऑर्बिटल है। यहाँ पर आ गया 2s, ये भी एक ऑर्बिटल है। इन दोनों की एनर्जी देखोगे तो लगभग कैसी है, इनकी एनर्जी लगभग समान है। कैसे पता चला इनकी एनर्जी समान है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उससे हम कहते हैं n+l का रूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, n+l का रूल बोलते हैं। n और l को जोड़ दें, ये n क्या है डिटेलिंग तो अलग वीडियो में आएगी। अभी आप केवल इतना ध्यान रखो, कुछ क्वांटम नंबर्स होते हैं जिसको हम NLMS से रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ, किसी भी ऑर्बिटल के आगे का जो नंबर है वो उसका n का नंबर दिखाता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी ऑर्बिटल के आगे जो नंबर लिखे हुए हैं ना, इसमें 1s 2s 2p 3s 3p, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ऑर्बिटल के आगे वो n का नंबर है।
और एल का नंबर क्या होता है वो मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ। एल का नंबर क्या होगा, यहाँ पर कौन कौन से हैं देखिए, एस, पी, डी और एफ, ये 4 है आपके पास में। तो एस का नंबर 0, पी का 1, डी का 2, एफ का 3 होगा। ये नंबर होते हैं, यहाँ पर देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, एस, पी, डी और एफ, ये इनके नंबर है। कितना, एस का 0, पी का 1 है, 2 का हो गया डी का, और एफ का कितना हो गया, 3 हो गया। ये बात आई हमारे काम की बात, समझे बात को। अब अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कोई भी 2 ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी कितनी है, किसकी ज़्यादा एनर्जी है और किसकी कम एनर्जी है, तो आप एल की वैल्यू तो उठा लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है उस पर आपको फोकस करना है। देखो पहला क्या लिखा है, 1s लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा 1s, यानी कि 1s के लिए क्या होगा, n की वैल्यू तो है 1 है, और s की वैल्यू मैंने बताया अभी इस बॉक्स में कितनी है, 0 है। तो इसकी टोटल वैल्यूशन कितनी हो गई, इसकी वैल्यूशन हो गई है 1। 2s की वैल्यू कितनी हुई, तो n की वैल्यू है 2 है, और l की वैल्यू क्या है, 0 है। इनका टोटल करोगे तो कितना बन गया, ये बन गया 2। यानी कि 1s और 2s की एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल 1 का डिफरेंस आ रहा है। आगे देखो 2p में क्या है, 2p में आप देखो तो n की वैल्यू तो कितनी है, 2 है, और p की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगी, ये हो जाएंगे 3। सिमिलरली आगे 3s में देखो n की वैल्यू कितनी है, 3, और s की मतलब क्या होता है, 0, इसको भी जोड़ देंगे तो 3 होगा। यानी कि जो पास पास के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी लगभग समान होती है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स है वो पार्टिसिपेशन में चले जाते हैं। कभी भी 2 ऑर्बिटल्स, मैंने कहा आउटर मोस्ट सेल वाले ही पार्टिसिपेशन करते हैं, ऑलमोस्ट जिनकी एनर्जी सेम होती है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेशन में करते हैं। दीज आर द सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम, देखो अभी ये मैंने आपको पहले से बता ही दिया है क्या द टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कि हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्बिटल, उसी अनुसार उनका नाम हो जाता है। जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 1s आ रहा है इसके नाम में, और 3 आ रहा है p ऑर्बिटल, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली sp2 में क्या होगा, 1s और 2 है, p ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेशन किया। s में क्या होगा, 1s और 1p पार्टिसिपेशन कर रहा है। सिमिलरली sp3d में 1s और 3 क्या कर रहे हैं, p और 1d ऑर्बिटल। इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, जब 1s 3 है वो p और उसके अलावा 2 है d पार्टिसिपेट करेंगे तो बन जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये टाइप्स और हाइब्रिडाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय द विच काइंड ऑफ द ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग इनटू द प्रोसेस। अब यहाँ पर हम समझते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे और हम समझेंगे पहले कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे होता है। जैसा इसका नाम खुद बता रहा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम बोलते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो sp3 की मैं बात कर रहा हूँ, अब हम डिटेल में समझते हुए चलेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या कहा, एक ऑर्बिटल कौन सा s पार्टिसिपेशन में जा रहा है और 3 p पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप जानते हो p ऑर्बिटल्स 3 होते हैं जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, px, py और pz से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया, एक s है, ये वाला कौन सा है, px है, उसके बाद ये क्या होंगे, py होंगे, और ये वाला कौन सा है, pz है। ये पार्टिसिपेशन करेंगे 4, तो इससे नए वाले जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कौन कौन से होंगे, तो ये सारे आपस में मिल गए, सबकी एनर्जी सेम हो गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, और टोटल नंबर इसका कितना होगा, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, जब 4 बन गए, एक s और 3 p आपस में मिल गए, तो टोटल यहाँ पर देखो ऑर्बिटल कितने बने इस sp3 में। sp3 में हमने कहा टोटल कितने बन गए, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने। 4 क्या बने हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 4 बने हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने हैं। ये हो गया 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब हम कहेंगे इन चारों में
कौन सा करेक्टर कितना है, एस करेक्टर कितना है और पी करेक्टर कितना है, ये तो मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। जब हमने लिखा है कितना sp3, ये कितने sp3 टोटल कितने बने थे 4। अब आप इसमें ये देखो s का कंट्रीब्यूशन कितना है 1 और p का कंट्रीब्यूशन कितना है 3, तब बना था sp3। एक s था और 3 क्या p थे। तो सिंपल सी बात है, आपको ऑलरेडी समझ में आ रही है कि s का कंट्रीब्यूशन कितना है ओनली 25% और हम कहेंगे p का कितना कंट्रीब्यूशन है तो हम कहेंगे 75% है। ये तो एकदम सिंपल सी बात है, उसको समझने की चीज़ है। ये सेकेंड नंबर पॉइंट में यही लिखी हुई बात। द टोटल ऑफ द 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट्स, सो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पर क्या बने 4 बन गए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। दीज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द टेट्राहेड्रल फॉर्म में, ये अरेंज्ड हो जाते हैं टेट्राहेड्रल में। 4 बन गए तो चारों कैसे अरेंज्ड करेंगे अपने आप को, यहाँ पर आप देखें मैं एक फिगर बना देता हूँ स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक आ जाएगा बॉन्ड, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और नीचे की तरफ होंगे वो क्या होंगे एक टेट्राहेड्रल यानी कि ट्राइपोड बना लेंगे। यहाँ पे ट्राइपोड के फॉर्म में हो गए। तो ये कैसे बने देखो, साथ साथ में स्ट्रक्चर को बनाना सीखना है ताकि एग्जाम के अंदर क्या है किसी तरह की गलती नहीं हो। और ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे एक दूसरे से समान दूरी पे अरेंज हो जाएंगे ताकि इनके अंदर जो रिपल्सन है वह कम से कम हो जाए। जितना कम रिपल्सन होगा उतना इसमें क्या होगी स्टेबिलिटी होगी। इन चारों ने समान दूरी पर अपने आप को अरेंज कर लिया और अगर हम इनको मिला दें, इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ, इसी तरीके से इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ, इसको मैंने मिला दिया यहाँ पे और इसी प्रकार से इनको अगर मैंने आपको मिला दिया तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गई एक टेट्राहेड्रल बन गया है। ये क्या बन गई है स्ट्रक्चर है, ये बन गया एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई है जिसको हम बोलते हैं चतुष्फलकीय। इस चतुष्फलकीय संरचना को मैं थोड़ा सा सिंपल आपको करके बताता हूँ तो अभी आप और समझ पाएंगे। देखो है ना, चतुष्फलकीय संरचना को मैं सिंपल बनाता हूँ तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कहा ये आ गया एक हो गया पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, ये बन गया तीसरा बॉन्ड आ गया और ये आ गया यहाँ पर चौथा पार्ट हो गया है। यहाँ पर हमने कहा इसको यहाँ मिला देते हैं, एक यहाँ मिला देते हैं, एक पार्ट को यहाँ मिलाते हैं और इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पर मिला दूंगा और यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देंगे। ये बन गया टेट्राहेड्रल। इसको हम क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल सिमेट्री बोलते हैं, चतुष्फलकीय सिमेट्री बोलते हैं, ज्योमेट्री कह दो इसको, चतुष्फलकीय इसकी ज्योमेट्री है। इसमें क्या होगा, इसमें 4 फेस है। चतुष्फलक का मतलब क्या हुआ, फलक यानी कि सरफेस बोलते हैं या आप इसको फेस कहते हैं। 4 फेस है और चारों की चारों फेस कैसी है ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है, ट्राइएंगुलर। ये क्या है फेज हैं जो आपस में जुड़ करके एक चतुष्फलकीय संरचना का विकास कर लेते हैं अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। यही तो बात आपको केवल समझने की है। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सबसे फेमस और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है CH4। इस CH4 को हम क्या कहते हैं मीथेन कहते हैं। इसको समझना कैसे पॉइंट टू पॉइंट देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। तो पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2p2। ये वाले हमने बना दिया है 1s2 2s2 और 2p2 बन गया है। तो यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन कौन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन करते हैं आउटर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो वाले करते हैं पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर ये 1s है, ये तो क्या है अंदर का सेल है और ये 2s और 2p है, ये क्या है आउटर सेल है। ये वाले कौन से हैं, ये हैं आउटर सेल वाले हैं। आउटर सेल के जो ऑर्बिटल्स हैं हम ये कहेंगे ऑर्बिटल्स है, आउटर सेल के ऑर्बिटल्स है, ये पार्टिसिपेशन में करेंगे। तो हमें फोकस केवल इन्हीं पर करना है आउटर सेल के ऑर्बिटल पे। यानी कि ये जो 2s है, ये 2s एक ऑर्बिटल है। आप जान तो s सब सेल होता है
है ना। ये नंबर क्या बता रहा है, एस का मतलब है एस उपकोष है, इसके आगे का नंबर है 2, वो ये बताता है कि ये इस एटम के कौन से शेल में, कोष में कौन से हैं। और ऊपर का एस के ऊपर के जो 2 नंबर है वो ये बताते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के उल्टा स्पिन कर रहे हैं। फिर हमने कहा पी जो सब सेल होता है, एक पी जो सब सेल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें ऑर्बिटल होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं। और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है ऐसे। और ये क्या है, यहाँ पे हमने कहा ये वाला है पी एक्स है, ये पी वाई ऑर्बिटल है, और ये हो गया पी जेड ऑर्बिटल है, और ये वाला कौन सा है 2s एस ऑर्बिटल है। समझ गए बात को। अगर मैं इनकी शेप की बात करता हूँ इसके साथ साथ, एक s और 3 क्या है, p है। यानी शेप की बात की हमने, एक तो था s ऑर्बिटल था, दूसरा था पी एक्स ऑर्बिटल है, सेकंड वाला है पी वाई ऑर्बिटल है, और तीसरा कौन सा है, पी जेड ऑर्बिटल है। इनके नाम भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हो गया था 2s, ये है 2 वाला सब सेल का पी एक्स कह देता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ 2py, यहाँ लिख सकते हैं 2pz। यहाँ पर ये 2 नंबर क्या बताता है, कन्फ्यूज नहीं होना है, वरना आप लोग क्या कन्फ्यूज ज़्यादा होते हो। ये वाला जो 2 नंबर है ये बताता है इसका सेल का नंबर है, यानी कितने नंबर सेल में ये रहता है। ये वाले आगे के 2 नंबर है, इनमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब आपने एक पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी क्या आदत होती है, वो खुला खुला रहना पसंद करते हैं, और जब जगह खाली पड़ी होती है तो धक्का मुक्की में नहीं रहना चाहते हैं। और एक ही सेल में है तो क्या करेंगे, सुविधाजनक क्या रहेगा, सुविधाजनक ये रहेगा कि 2s में जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अपने आप को शिफ्ट कर लेगा pz में। जगह खाली पड़ी हुई है तो प्रॉब्लम क्या है। तो अब यहाँ पर इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, देखो पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2s ऑर्बिटल को बना दिया। इस वाले में p में कितने होंगे, हमने कहा 2 ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया 2s से 1, तो इसमें रह गया 1, px में पहले से 1 था, py में 1 था, अब 1 इसमें आ गया, pz में आ गया। क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, इस अवस्था को कहते हैं हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, या उत्तेजित अवस्था कहते हैं। ये हो गया एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था। ऊपर वाली जो स्टेट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ये वाली स्टेट कौन सी है, ये ग्राउंड स्टेट है इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, अब ये चारों पार्टिसिपेशन में जाएंगे। जैसा कि मैंने इनकी आपको ऊपर स्ट्रक्चर बता दी है कि पी एक्स और पी वाई और पी जेड है, तीनों अलग अलग शेप के, अलग अलग एनर्जी के हैं। तो इससे क्या बने, हमारे पास में 4 बन गए समान ऊर्जा के और समान शेप के ऑर्बिटल्स। यानी कि इन ऑर्बिटल्स को अब हम क्या कहेंगे, इन ऑर्बिटल्स का हम नाम रखेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये ऑर्बिटल्स है। ये हमारे पास में क्या प्राप्त हो गए, तो हम लिखेंगे ये हमारे पास में 3 क्या आ गए हैं, हमने कहा ये sp3 संकरित, ठीक है ना, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए हैं। और इन ऑर्बिटल्स में क्या विशेषता आपने देखी है, कि इन ऑर्बिटल्स में आपने ये विशेषता देखी है कि इनकी क्या क्या चीज़ें सेम हो गई है, इनकी शेप और इनकी एनर्जी क्या हो गई है, सेम हो गई है, सिमिलर हो गई है, इसलिए आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, ये चारों आपस में जुड़ जाएंगे, समझ गए, चारों आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, मैं इसको यहाँ पे इस साइड के अंदर मैं बना देता हूँ। मैंने कहा ये मैक्सिमम दूरी पर रहना चाहते हैं, मैक्सिमम दूरी ये 4 है, तो मैक्सिमम दूरी में रहने के लिए कैसे रहेंगे, देखो एक यहाँ रहेगा, सेकंड, थर्ड, और ये हो गया 4th हो गया है। और ये इस तरीके से अपने आप में एक दूसरे से जुड़ करके ऐसा बना लेंगे एक टेट्राहेड्रल। जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था कि टेट्राहेड्रल कैसे बनता है। ये बन गया टेट्राहेड्रल। और मैंने कहा था आपको कि ये जो टेट्राहेड्रल होता है, अगर आप इसको मिलाओगे तो ये आपको चतुष्फलक है वो दिखाई देगा। चतुष्फलक का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ट्रायंगुलर फेजेस कितनी है, इसके अंदर ट्रायंगुलर फेजेस है, 4 ट्रायंगुलर फेजेस है। और इस चारों के साथ में कौन ऐड हो जाएगा, जुड़ कौन जाएगा, तो ये था कार्बन था,
ये सारी बातें मैं आपको कार्बन की बता रहा था। इस कार्बन के साथ में यहाँ पे ओवरलैपिंग कर लेगा एक हाइड्रोजन। इसी तरीके से इसके साथ में यहाँ कौन ओवरलैपिंग कर रहा है, सेकेंड हाइड्रोजन। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, थर्ड हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, फोर्थ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हमारे पास में मॉलिक्यूल क्या बन गया है, इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया CH4। और इसी मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मीथेन बोलते हैं। क्योंकि एक कार्बन है इसलिए मैथ नाम हुआ, सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या हो गया, मीथेन हो गया। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, ये देखिए 100 आपने लिखा हुआ यहाँ साइड के अंदर 109 डिग्री और 5 का, यानी कि ये वाला मैं बात करूँ इसके बीच में जब आराम से एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये मैनेज करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर समझिएगा बॉन्ड एंगल। ऐसी कंडीशन में बॉन्ड एंगल कितना बना है, हमने कहा 109 डिग्री का यहाँ पे बन गया है। यहाँ पर ये हो गया आपके पास में मीथेन की संरचना और टेट्राहेड्रल फॉर्म बन गया है। यानी हाइब्रिडाइजेशन से ये डिसाइड हुआ कि बनने वाला जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री कैसे होती है, उसी को हमें समझने की ज़रूरत है। अब देखो, अभी मैं कुछ और एग्जांपल लूँगा जिससे आपको समझाएंगे, अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल को समझेंगे। अभी हम समझते हैं, एक नया और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए नाम क्या लिखा हुआ है, इथेन लिखा हुआ है। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन। अभी हम समझेंगे इथेन के बारे में। कार्बन अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 होते हैं तो हम उसे क्या लिखते हैं, उसके नाम में प्रीफिक्स लगाते हैं, हम एथ लिखते हैं। और सिंगल बॉन्ड होता है तो हम सफिक्स के रूप में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो ये जो C2H6 है ये क्या है, इथेन है। इसमें कार्बन कितने हैं इसको समझिएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड और CH3, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, वास्तव में 2 कार्बन आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं और इन कार्बन के इधर क्या है, 3 बॉन्ड हैं, इधर भी क्या है, ये 3 बॉन्ड है। और इन बॉन्ड्स के साथ में क्या जुड़े रहते हैं, प्रत्येक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है, इथेन बनता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन को समझना है तो सबसे पहले हमारा फोकस क्या रहना चाहिए, इसमें देखो कार्बन कितने, ये 2 कार्बन है जहाँ गोला बना रहा हूँ। इसकी अगर मैं नंबरिंग कर देता हूँ तो ये हो गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। अब हम अगेन जो मैंने पहले बताया उसी बात पे आप फोकस करेंगे। कार्बन मैंने कहा 2 है तो ये हो गया कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, यहाँ पर आ गया 2p2, ये बात मैंने पहले से बताई है। उसके बाद मैंने कहा केवल आउटर सेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए हमने केवल इन 2 को लिया। क्योंकि ये वाला जो है 1s2 ये तो अंदर वाला है, इनर मोस्ट है, तो उसको हमें देखना ही नहीं है। ये कौन सा है, यहाँ नाम लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये है इनर मोस्ट सेल है, उसका ऑर्बिटल है, अंदर वाला है, इसलिए हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। अब बात आई है 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन है, एक है px में और एक है py में। और इसको हमने क्या नाम दिया था, अभी प्रीवियस वाले में हमने कहा ये है इलेक्ट्रॉन्स की ग्राउंड स्टेट है। फिर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था 2s का जो इलेक्ट्रॉन होता है एक, वो कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट वाला p का जो खाली पड़ा हुआ है उसमें चला जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर देखें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितना रह गया, 1 रह गया। और यहाँ पे p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स थे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, अब इसमें 3 हो गए। देखो इसका 1 कम हो गया, px में पहले से 1 था, py में 1 था, अब आ गया pz में 1 इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की क्या स्टेज है, तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन की है एक्साइटेड स्टेट है, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट है। अब ये वाले जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। कौन कौन सा है, देखो मैंने कहा एक तो है ये वाला s है, ये वाला है px है, ये वाला py और ये वाला pz। ये 4 ने पार्टिसिपेशन किया यहाँ पे। ये 4 बॉन्ड, 4 ऑर्बिटल्स जिनकी शेप अलग अलग है, एनर्जी अलग अलग है, उन्होंने पार्टिसिपेशन किया और क्या बना लिए, इन्होंने बना लिए 4 ऑर्बिटल्स बना लिए हैं। ऐसे 4 ऑर्बिटल्स हैं
अगर मैं अलग अलग इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप कई बार कंफ्यूज जल्दी होते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है 4 ऑर्बिटल्स बना दिए। और ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं, तो इनका नाम हम लिख देंगे, ये हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमने लिख दिया। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब मैंने आपको बताया ये कैसे रहेंगे, है ना, ये रहेंगे टेट्राहेड्रल में। कैसे रहेंगे टेट्राहेड्रल में, देखो टेट्राहेड्रल बनाने के लिए तरीका क्या है, मैंने कहा था यहाँ पर आप ऐसे पहले क्या कर लें, ऐसे एक स्केलेटन बना लें। अब मैंने कहा ये चारों हाइब्रिडाइज एक दूसरे से दूर रहेंगे, मैक्सिमम दूर। तो देखो ये मैंने बना दिया 1, ये हो गया 2 नंबर, यहाँ पर आ गया तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, चौथा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये हो गए 4। और ये सेंटर में कौन सा है, ये कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ। अब इथेन में क्या होते हैं, कार्बन होते हैं 2, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ऊपर वाले डायग्राम में बताया था स्ट्रक्चर के अंदर कि यहाँ पर कार्बन कितने होते हैं, कार्बन होते हैं 2। एक कार्बन नंबर हो गया 1, इस वाले में देखो ये वाला जो है CH3 और CH3 मैंने बनाया है, समझ गए बात को। तो ये वाला कार्बन हो गया, इस पहले कार्बन है, इसके साथ में आ जाएगा दूसरा कार्बन, ये वाला कार्बन देखो ये इसके साथ में आ गया सेकंड कार्बन, ये सेकंड कार्बन है, उसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में बन गए, इस तरीके से ये आपस में जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर था कार्बन नंबर 1, ये था कार्बन नंबर 2, और इनके साथ में कौन अटैच्ड है, देखो इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन आ गया। सिमिलरली इधर भी क्या होगा, यहाँ पर भी इस कार्बन के साथ भी क्या जुड़ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन, इसी के अंदर इसका नाम लिख देते हैं अपने। तो ये हो गया CH3 और CH3 बन गया है, और इसी से क्या बनी स्ट्रक्चर, इथेन की स्ट्रक्चर बन गई है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2 टेट्राहेड्रल आपस में जुड़े हुए हैं, देखो मैं निशान लगाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं मिलाऊँ, इसको इससे मिला देता हूँ और इसको इससे मिला देता हूँ, ऐसे मिलाता हूँ, एक टेट्राहेड्रल हो गया, और ये दूसरे वाला है उसका भी टेट्राहेड्रल बन जाएगा। कैसे, यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल बन जाएगा, इनको मिलाने पे चतुष्फलकीय संरचना है, C2H6 है, ये बन गया है, इथेन की स्ट्रक्चर बन गई है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं इथेन के अंदर कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। 2 कार्बन है, दोनों ही कार्बन कैसे होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, फिर वो आपस में आकर के और बीच में क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेते हैं, जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। वो आगे हम समझते रहेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट आते रहेंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएगी। अभी और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अभी देखो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ रहा है, इसका नाम है अमोनिया। NH3 बोलते हैं अमोनिया को। अमोनिया का मेन एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है। यहाँ पे तरीका देखिए, मैं जो बना रहा हूँ ना, तरीका आपको सेम फॉलो करना है जैसे पहले कार्बन का एग्जाम्पल दिया था। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है। सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 1s2 2s2, ये हो गया 2p3, ये वाली बात हो गई। अब मैंने कहा आउटर सेल कौन सा है और इनर कौन सा है, उनको आप अलग अलग कर लो। ये वाला 1s है, ये 1s कौन सा है, ये हमने कहा इनर वाला है। इनर वाला तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, इनर सेल का है, इसलिए उसको भूल जाओ। पार्टिसिपेशन कौन करेंगे, s और p वाले। तो देखो क्या व्यवस्था है, पहले वो देखते हैं हम। ये वाला ऑर्बिटल है, इसका नाम है 2s है, और अगला जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, जैसा मैंने कार्बन में बताया था, ये बिल्कुल लगभग वैसा ही चलेगा, ध्यान से केवल समझते रहना। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ये हो गए, ये वाला तीनों भर दिया आपने। और ये कौन सा ऑर्बिटल है, px है। ये वाला कौन सा है, py है, और ये कौन सा है, pz है। कार्बन के समान ही व्यवस्थाएं हो रही है, केवल कार्बन में एक काम हुआ था कि एक इलेक्ट्रॉन है वह एक्साइटेड स्टेट में आगे चला गया था। तो यहाँ तो चूंकि पूरा फील्ड भरा हुआ है, px py pbz में तीनों में एक एक ही है इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2s वाला
आगे शिफ्ट होगा ही नहीं, क्योंकि उसको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है इसकी स्टेबिलिटी के अंदर, इसलिए वो उसमें अपना आपको परेशान नहीं करेगा। अब क्या होगा, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ये वाले मैंने बताया ना, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी शेप कैसी है। ये एस कैसा होता है, स्फेरिकल है। उसके बाद में ये कौन सा हो गया, पी एक्स हो गया। ये वाला कौन सा है, वाई एक्सिस पे पी वाई हो गया। और ये क्या हो गया, जेड हो गया। ये चारों आपस में क्या करेंगे, ये चारों करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और उस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा, ये तो आपको पता है। एक एस और 3 पी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। यहाँ पर अपने नाम लिख देते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इससे बनने वाले कैसे होंगे, समान एनर्जी के होंगे। यहाँ पर लिख दिया हमने, ये वाला 1 बन गया। इसी तरीके से ये वाला 2 है, ये यहाँ पर हमने बना दिया 3 नंबर पे। और ये नेक्स्ट मैं बना देता हूँ यहाँ पे 4 नंबर पे। ये 4 हमारे पास में क्या आ गए हैं, टोटल नंबर 4। ये हमने कहा हाइब्रिडाइज्ड, ये वाले क्या है, ये है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, तो हम ये कहेंगे ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। 4 आ गए अपने पास में। अब यहाँ पे एक चीज समझने की है जो कंफ्यूज करेगी। उसमें मैंने ये कहा था कि मीथेन के अंदर क्या था सीन, मीथेन के अंदर चारों क्या थे, जो बने थे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उन्होंने समान दूरी पर अपने आप को एडजस्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है उसको आप ध्यान से समझो। मैं आपको अभी इसकी बॉन्डिंग पैटर्न समझाता हूँ, पहले उसको आप समझिए। ये वाला ऑर्बिटल है, उसको देखो मैं यहाँ पर एक बार और बना रहा हूँ, तब आपको कहानी क्लियर होगी। यहाँ पर हमने क्या बताया था, हमने बताया था ये वाला है कौन सा, ये है 2s। उसके बाद में देखो आगे की तरफ क्या था, 2p है ना। ये वाले 2p में क्या था, ये वाला px है, py है और pz है। इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन थे, हमने कहा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, px में 1 था, py में 1 था और pz में भी 1 था। ये नाइट्रोजन है। अब आप सोचो इसके साथ रिएक्शन करने वाला है कौन, हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, आप देखो p, ये जो x है px, इसके साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ सकता है, समझ गए। py के साथ में एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और pz है, इसके साथ में भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये था नाइट्रोजन था। इस नाइट्रोजन के साथ में था क्या, ये नाइट्रोजन था। इस नाइट्रोजन के साथ में 3 क्या जुड़ गए, हाइड्रोजन। तो ये मॉलिक्यूल क्या बन गया है, इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया NH3 बन गया है, NH3। इसको कहते हैं अमोनिया। तो देखो यहाँ पर बॉन्ड कितने बने, 3 बने हैं। यहाँ पर देखो मैं आपको समझाता हूँ, बॉन्ड में बॉन्ड कितने बने हैं, 3 बने। और बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर बोलते हैं। बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो 3 बॉन्ड बने, तो 3 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स के पेयर कितने होंगे, 3 बॉन्ड पेयर होंगे। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्या हुआ, आउटर सेल के अंदर आप क्या देख रहे हैं, ये जो 2s है ये बॉन्ड में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। ये 2s है, बॉन्ड में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, ये अलोन पड़ा है, अकेला पड़ा हुआ है। इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर कहते हैं। अलोन पड़े थे इसलिए नाम हो गया लोन पेयर। आउटर सेल में जो 2s है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जोड़े के अंदर ही पड़े हुए हैं और फ्री हैंड है। अब ये क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन के अंदर इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे उसको अभी आपको समझना है। देखो मैं यहाँ बताता हूँ, ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के ऊपर मैंने बताया लोन पेयर, पेयर का मतलब तो जोड़ा होता है। इस नाइट्रोजन पे ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ये बन गया इसका जोड़ा। और 3 है बॉन्ड पेयर, तो ये कहाँ जाएंगे, देखो एक यहाँ जाएगा, एक बॉन्ड पेयर यहाँ आएगा और तीसरा बॉन्ड पेयर आएगा यहाँ पे। और हाइब्रिडाइजेशन से जो ये अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, यहाँ पर आप देखो हमने कहा बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में आपको रूल मैंने क्या बताया कि हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड है
वो चारों सारे भाग लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो तीन पी एक्स पी वाई जेड क्या है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये थे हाफ फील्ड थे। ये वाले तीन कैसे हैं, ये वाले तीन कौन से हैं, ये हैं हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है। और ये वाला एक कैसा है, ये वाला कौन सा है, ये फुल फील्ड है। ये भी क्या कर रहा है, पार्टिसिपेशन कर रहा है। तो टोटल बने कितने, चार थे। ये तीन कहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, आप ये देखो, ये वाला एक आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला दूसरा आ जाएगा यहाँ पे, और तीसरा कहाँ पर आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा ये यहाँ पर हो गया, ये शिफ्ट हो गया। समझ आया बात को, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। और ये जो लॉन पेयर है, ये जो यहाँ पर आ गया लॉन पेयर, जो कि अकेला पड़ा हुआ है, ये लॉन है, अकेला है। तो खाली आदमी क्या करता है, झगड़ा करता है। ये इसको रिपल्सन करेगा यहाँ पे, ये इसको रिपल्सन करेगा यहाँ पे, फोर्सफुली रिपल्सन करेगा। इस लॉन पेयर की प्रेजेंस के कारण फोर्सफुली रिपल्सन होगा। तो उससे क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर्स हैं वो थोड़े थोड़े एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। ये क्या होंगे, थोड़े थोड़े एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। और बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पहले बॉन्ड एंगल कितना आ रहा था, मीथेन के अंदर हमने लिखा 109.5 का, अब ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया, देखो ये घट गया 107 डिग्री, 107 डिग्री का हो गया है। तो हमने कहा ये वाला, ये कौन सा था, ये था बॉन्ड पेयर, ये था लॉन पेयर, ये था लॉन पेयर था। और ये नीचे क्या है, ये थे बॉन्ड पेयर थे, बॉन्ड पेयर है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है रिपल्सन के बारे में, रिपल्सन में हमेशा ध्यान रखो। मैं लिख देता हूँ, लॉन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर होता है, उसमें रिपल्सन कम होता है। और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होता है। रिपल्सन हमने कहा लॉन पेयर दोनों अकेले पड़े में हैं, तो वो तो खाली आदमी तो झगड़ा करेगा, रिपल्सन होगा। बॉन्ड पेयर बॉन्ड बनाने में बिजी रहते हैं, उनमें रिपल्सन सबसे कम होगा। तो ये सीक्वेंस हमें ध्यान रखनी है। अगर अब इसकी हम ज्योमेट्री की बात करें तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, वो आप देखो। यहाँ पर क्या हुआ, नाइट्रोजन है, नीचे की तरफ क्या आया, हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। इसको अगर आप मिलाओगे तो देखो शेप कैसी आ रही है, इसको मिलाने पर शेप आ रही है पिरामिड के समान। ये बन रहा है पिरामिडल शेप है ना। अमोनिया की शेप कैसी होती है, पिरामिडल होती है। अभी आपको कहते हैं पिरामिडल क्यों होता है, मीथेन से इसमें भिन्नता क्या है, इसमें लॉन पेयर है। तो लॉन पेयर के रिपल्सन के कारण इसकी जो आकृति होती है, ज्योमेट्री होती है, वो पिरामिडल शेप के अंदर होती है। आगे NH3 की तुलना अगर आप BH3 से करोगे ना, जब कभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो BH3 में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल आता है, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। अभी और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आप समझ पाएंगे। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। वाटर में किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है और क्या सिस्टम होता है, उसी को अब समझेंगे हम, है ना। वाटर के अंदर देखिए मेन प्राइमरी कौन सा है एटम, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हमने कहा 8 होता है। 8 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p4 होता है। ये तो आपने पढ़ा हुआ है। अगेन जैसे मैंने पहले बताया, आउटर मोस्ट सेल लेना है, इसलिए मैं ये जो इनर वाला है 1s2 इसको मैं भूल जाता हूँ, इसकी हमें चर्चा ही नहीं करनी है। अब हमारे पास में कौन सा बच गया है, एक तो बच गया ये वाला 2s, और दूसरा कौन सा ऑर्बिटल्स है, ये हमारे पास में ऑर्बिटल आ गया 2p। नीचे नाम लिख देते हैं, ये हो गया 2s है, इसका नाम हो गया 2px, ये हो गया 2py, और इसका नाम क्या हो गया 2pz। इनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं आप देखो, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और 2p में कितने, 4 है। इस px में 2 है, py में 1 है, और pz के अंदर 1 है। सारे ऑर्बिटल्स कितने आउटर सेल के अंदर, हम कहेंगे आउटर सेल में ऑर्बिटल तो है सारे 4 है ना। सारे ऑर्बिटल्स कितने, 4 है। तो इनसे बनने वाले जो ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, तो हम कहेंगे 4 बनेंगे। अब इसके साथ में देखो, हमने कहा वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 2 हाइड्रोजन कहाँ जुड़े हुए हैं, ये देखो यहाँ पे। एक बार में इस स्ट्रक्चर को दोबारा बना देते हैं। हमने कहा ये क्या था, 2s है, 2s के साथ में ये क्या था, p था,
दोबारा समझो, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। 2p में कितने थे? 2। py में 1 और pz में कितना है? 1 है। अब यहाँ पर खाली कौन सी जगह बची हुई है? हाफ फिल्ड। एक तो py हाफ फिल्ड है, तो एक हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। दूसरा हाइड्रोजन क्या करेगा? वो बना लेगा, यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। तो बॉन्ड पेयर की बात करूं, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड वाले बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ बॉन्ड कितने हैं? 2 है, इसलिए इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? हमने कहा बॉन्ड पेयर भी कितने हैं? 2 है। लॉन पेयर कितने हैं? अकेले फालतू आदमी कितने पड़े हुए हैं? ये वाले, ये दोनों फुल फिल्ड है, इसलिए अकेले पड़े हुए हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं लॉन पेयर्स। लॉन पेयर्स कितने हैं? 2 लॉन पेयर्स इसके अंदर होते हैं। 2 लॉन पेयर होंगे तो देखें इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन तो आएगा यहाँ पे, हमने कहा एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ में, और दूसरा हाइड्रोजन जुड़ गया यहाँ ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। और लॉन पेयर कहाँ रहेंगे? लॉन पेयर रहेंगे यहाँ पे। एक लॉन पेयर यहाँ पर है, दूसरा लॉन पेयर क्या है? यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ? इस तरीके से यहाँ पे इसमें संकरण हुआ और ये एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर शिफ्ट हो गए। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन हमारे समझ में क्या आना चाहिए? देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझिए ज्योमेट्री के बारे में। अगर इसमें ऑक्सीजन है, इसके साथ में 2 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन अगर जुड़ गए तो इसके बीच का जो बॉन्ड है ये कितना होना चाहिए था? 180 डिग्री होना चाहिए था। लेकिन ये 180 डिग्री पर क्यों नहीं रहते हैं? इन रॉन्ग ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर किसमें हमने कहा ये जो लॉन पेयर है इसमें रिपल्सन ज़्यादा है, एक दूसरे से धक्का देंगे तो ये लॉन पेयर क्या करेंगे? इस बॉन्ड पेयर को धक्का देंगे, बॉन्ड पेयर क्या करेंगे? एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल की वैल्यू है वह 180 डिग्री क्यों नहीं होती? तो इसका कारण बताएंगे। ये लीनियर फॉर्म में नहीं होता है। यहाँ पर मान लेते हैं क्वेश्चन में कह दें कि हम कह दें वाई, रीज़न क्या है? क्या कि वाटर मॉलिक्यूल इज़ नॉट ए लीनियर मॉलिक्यूल, इज़ नॉट ए लीनियर मॉलिक्यूल क्यों नहीं है? लीनियर मॉलिक्यूल क्योंकि हम कहेंगे कि ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर कितने? 2 है। ये लॉन पेयर में रिपल्सन हाई होता है, इसलिए ये क्या होंगे? दोनों हाइड्रोजन्स हैं वो एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, इसलिए इसकी शेप कैसी होती है? अलग होती है। ऐसे आप अलग अलग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस फिगर में मैं दे रखा है कितना बॉन्ड एंगल होता है वाटर मॉलिक्यूल में? 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, जबकि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको इन्हीं बातों को अभी समझना था कि क्या कारण है कि वाटर मॉलिक्यूल है वो एंगुलर या वी शेप्ड होता है। क्योंकि इसकी आप ज्योमेट्री देखेंगे तो ये ज्योमेट्री इसकी कैसी है? इसकी ज्योमेट्री कैसी है वाटर की? ये है वी शेप का है, वी शेप का है। या हम ये कह दें ये कैसी ज्योमेट्री है? तो हमने कहा इसकी ज्योमेट्री होती है एंगुलर, ये एंगुलर ज्योमेट्री होती है। एंगुलर ज्योमेट्री का कारण है वो आपके समझ में आना चाहिए, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की प्रेजेंस के कारण से। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या कारण है कि मीथेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अमोनिया और वाटर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, परंतु इनकी ज्योमेट्री अलग अलग होती है। क्या कारण है कि मीथेन टेट्राहेड्रल होता है, अमोनिया NH3 पिरामिडल होती है, जबकि वाटर होता है वो कैसा होता है? एंगुलर ज्योमेट्री को शो करता है। तो ये आपको इस तरीके से समझ में आएगा, तब आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। अभी चलिए ये आपका पॉइंट हो गया पूरा, और अभी एक एग्जांपल और अपने ले लेंगे BS3 के बारे में, तो उसको आप समझाते हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूँ, BS3 का एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ BH3, ठीक है ना,
बोरोन ट्राईहाइड्राइड है। इसको आप समझ लें, क्योंकि हमें इसका कंपैरिजन किसके करना है, किसके साथ में, यहाँ पर लिख देता हूँ कंपैरिजन। इसका हमें कंपैरिजन किसके साथ में करना है, NH3 के साथ कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर समझिए बेरिलियम, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 1s2 2s2 2p1। जो मैं बात बता रहा हूँ प्रोसीजर सब में सेम रखना है, अलग अलग प्रोसीजर नहीं अपनाना है, सेम तरीका। ये 1s क्या है, ये 1s होता है इनर वाला ऑर्बिटल है, तो इसको मैं भूल जाता हूँ। अब हमें फोकस कहाँ करना है, आउटर सेल में। धीरे धीरे देखें, ये वाला है 2s है, और p वाला जो उपकोष होता है उसमें 3 क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। p में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। p सब सेल में क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py और pz। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स में सेम चार्ज होता है, तो वो यथासंभव एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। तो क्या होगा, यहाँ 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, py पोजीशन में चला जाएगा। तब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, ये जो ऑर्बिटल है 2s, ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पर क्या था, अभी मैंने बताया था px है और py और pz, ये 2s है, यहाँ पर हो गया px और pyz। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जाने से 2s में कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, px में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, py में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, और pz क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है ना। pz क्या है, खाली पड़ा हुआ है। ये हो गया px, ये py है, और pz क्या है, ये खाली है, ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो अब आप ये देखो इसके आउटर सेल में बॉन्ड पेयर कितने हैं, इसको आपको समझना है। कैसे बनेगा देखो, पहले मैं बॉन्ड पेयर बना ही देता हूँ, क्योंकि BH3 है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, मैं जोड़ देता हूँ। इसके साथ में 1 हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पर देखो px के साथ में क्या होगा, 1 हाइड्रोजन है, इसने बॉन्डिंग की। py के साथ में तीसरा हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग की। तो इस मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग से इसका नाम क्या बन गया, 1 बोरॉन और 3 हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग कर ली। बॉन्ड पेयर कितने हैं समझो, यहाँ पे, यहाँ हमने कहा बॉन्ड कितने हैं, टोटल बॉन्ड है 3, इसलिए बॉन्ड के पेयर कितने हैं, तो हमने कहा बॉन्ड पेयर है 3। हमें कहें लोन पेयर कितने हैं, हमने कहा लोन पेयर इसमें है निल, एब्सेंट है। लोन पेयर नहीं है, इससे क्या फ़ायदा मिला कि बोरॉन रह जाएगा साइड में, सेंटर में, और ये जो तीनों जो बॉन्ड्स हैं ये कहाँ रहेंगे, मैक्सिमम दूरी पर सेटल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा तीसरा हाइड्रोजन, समान दूरी पर चले जाएंगे। तो इसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ईच बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि NH3 और BH3 इनमें इनकी ज्योमेट्री डिफरेंट क्यों होती है। सिंपल सी बात है, BH3 में 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, तो इसलिए एक सर्किल में 360 डिग्री का एंगल होता है, ये समान दूरी पर रहेंगे तो 120 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन वहीं पर हम NH3 की बात करते हैं तो NH3 में क्या होता है, एक होता है लोन पेयर होता है और 3 क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर के रिपल्सन के कारण बॉन्ड्स पास में आ जाएंगे, इसलिए अमोनिया में बॉन्ड एंगल की वैल्यू 107 डिग्री होती है। तो ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैं बोल देता हूँ कैसे कैसे आ सकते हैं। वाई डू वाटर मॉलिक्यूल इज़ नॉट द स्ट्रेट कन्फर्मेशन, क्या कारण है कि वाटर का मॉलिक्यूल है वह सीधी रेखा के रूप में 180 डिग्री पे कन्फर्मेशन नहीं होता है। या कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस इन द कन्फर्मेशन बिटवीन द अमोनिया एंड द BH3, ये मैंने बता दिया है। वाई द बॉन्ड एंगल इन द अमोनिया इज लेस देन द 120 डिग्री, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझें। और अभी आपका ये हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया है डिफरेंट एग्जाम्पल्स से। थैंक यू।